तो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, तो आई एम माई सेल्फ नसीम जुल्फिकार एंड आई विल टीच यू केमिस्ट्री फॉर द सेशन ऑफ एप्टीट्यूड ई-कैट एंड एम-कैट। आज बहुत बेसिक से लेक्चर को मैं लेकर आपके सामने आया हूँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी वो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। तो अब क्लास 9th हो या क्लास फर्स्ट ईयर हो या क्लास सेकेंड ईयर हो या फिर एप्टीट्यूड की क्लासेस हो, तो ये लेक्चर मैं लाजमी स्टूडेंट से शेयर करता हूँ ताकि उनके एक सिंपल कॉन्सेप्ट वगैरह उनको पता लग सके। तो बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो इन बिटवीन तो आप यकीनन हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में आ सकते हैं, मैं बीच में आपसे क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल about the definition of chemistry. So first is knowledge. Knowledge means ilm. आई थिंक किसी एक स्टूडेंट का जो है वो माइक ऑन है, तो मैं उसको म्यूट कर देता हूँ। ओके ओके, नाउ दैट्स गुड। सो अच्छा, जिनको अगर स्लाइड नहीं दिख रही, सिर्फ ऑडियो आ रही है, तो उसके लिए भी परेशान ना हो, वो सिर्फ ऑडियो सुने, क्योंकि स्लाइड तो मैं शेयर कर दूंगा। नॉलेज जो है वो इल्म, उसके दो तरीके हैं उसको हासिल करने के, वन इज साइंस एंड सेकंड इज फिलोसफी। साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसके मतलब होते टू नो, जानना, और साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से डील करता है। इसी के जो रिवर्स में हमारे पास अपोजिट एक होता है, दैट इज फिलोसफी, जो दो वर्ड से आया, फिलो और सोफिया। फिलो मीन्स होता है लव एंड सोफी मीन्स होता है विजडम, मीन्स लव ऑफ विजडम। ये जो नॉलेज है ये डील करती है अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, योर सेंसेस। तो हम यहाँ साइंस को पढ़ते हैं। साइंस के अंदर दो तरह की मतलब ब्रांचेज हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डील करती है, लाइक जूलॉजी एंड बॉटनी, इनके फर्दर ब्रांचेज हैं। और फिजिकल साइंसेज जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डील करते हैं, लाइक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और फिर इस तरह से इनके वेरियस डिफरेंट और मतलब ब्रांचेस होते हैं। फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स से, केमिस्ट्री डील करती है मैटर की स्टडी पर, फिजिक्स डील करती है मैटर के साथ एनर्जी की इंटरेक्शन पर। अगर मैटर में कोई एनर्जी मौजूद हो तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड फिजिक्स, और सिर्फ अगर मैटर हो तो दिस इज केमिस्ट्री। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन अबाउट द डिफरेंट वेरियस फील्ड्स ऑफ साइंस। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के बारे में 9th क्लास से हम पढ़ते आए हैं। केमिस्ट्री खुद जो वर्ड निकला है वो केम से निकला है। केम जो है वो एक इजिप्शियन, एक ओल्ड नेम है इजिप्ट का। इजिप्ट जो मिस्र है, अफ्रीकन कंट्री, उसका ओल्ड नेम था केम। तो इजिप्ट के लोगों को मास्टरी थी एंशिएंट इजिप्शियंस को इस फील्ड में, तो इसी केम से जो है वो केमिस्ट्री का वर्ड ड्राइव हुआ आपके पास। और केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें मैटर को स्टडी करते हैं, और जो मैटर में चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इन्वॉल्व इन मैटर या केमिकल रिएक्शंस के बारे में डील करते हैं। मैटर खुद क्या चीज़ होती है, तो अभी थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हम बनाते हैं। तो अगर किसी को पता है मैटर की डेफिनेशन तो आप हैंड रेज करें, तो मैं उनसे फिर आखिरकार उनको अनम्यूट करके उनका आंसर सुनूंगा, ताकि आप भी इंटरेक्टिव वे पर आप इसमें शामिल हो सके लेक्चर में। इफ एनीबडी नोज द डेफिनेशन ऑफ, ओके, सना अर्शद रेज्ड हैंड, मैं अनम्यूट करता हूँ। यस सना अर्शद, टेल मी द आंसर। ओके, आई थिंक मैं शहजाद ने भी हैंड रेज किया, मैं उनसे आस्क करता हूँ। ओके शहजाद, व्हाट इज मैटर? मैटर इज अ सब्सटेंस, हमारी अर्शद ने चैट पर आंसर दिया है। तो मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज इनर्शिया एंड occupies a physical space. That's good. So matter is something like anything which has some mass and which has a volume. हर वो चीज़ जो वजन रख के जगह घेरे, that's a matter. अच्छा, जब अनम्यूट करो तो आप उस सूरत में फौरन से आप आंसर दें, चूंकि मैं उसके बाद दोबारा आपको म्यूट करूंगा। दैट्स गुड। चैट पे भी आप बता सकते हैं अगर आप जो है वॉइस पर नहीं आना चाहते हैं तो आंसर को। तो मैटर एक ऐसी चीज़ जिसका मास हो या फिर जिसका कुछ वॉल्यूम हो, and also create some resistance. Okay, yes Taha Furqan, you are right. Everything in the world have mass,
So it means everything is matter. Okay शहजाद, somehow you are right in this. आपने जो आंसर दिया चैट पर, ओके। तो मैटर एक ऐसी चीज जिसका मास हो, जिसका वजन हो और जो जगह घेरे। फॉर एग्जाम्पल डेस्क, चेयर, मैं खुद, हवा, पानी, ये सब मैटर है। मास या वेट। अच्छा, मैं शुरू में बहुत बेसिक बातें डिस्कस करूंगा तो स्पीड में जाऊंगा। अगर इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी आप बीच में मुझसे आस्क कर सकते हैं। मास या वेट। अच्छा, फिजिक्स के अंदर तो क्या होता है कि मास और वेट दोनों में एक डिफरेंस होता है। मास मीन्स के लाइक सम द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। और वेट हम कहते हैं फिजिक्स में कि द वेट इज अ फोर्स बाय व्हिच समथिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट जो है वो सेम थिंग होती है, एक ही चीज है। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो किलोग्राम में होती है। नेक्स्ट इसके वॉल्यूम क्या चीज होती है। वॉल्यूम मीन्स जो जगह ऑक्युपाई करती है कोई भी बॉडी, कितनी भी जगह ऑक्युपाई करे, जगह घेरे, दैट इज वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाइड बाय बॉडी। स्पेस ऑक्युपाई कर वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं कि अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन दैट केस यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। और बाकी डिफरेंट सब्सटेंसेस के, या स्फीयर या सिलेंडर या कोन, इन सब के डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के। मैटर के स्टेट्स की बात करें तो तीन तो आपके पास कॉमन स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बारे में तो आप जानते हैं। और कुछ ओके। अच्छा, कुछ हमारे पास और भी हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लाइक प्लाज्मा या सुपर कूल लिक्विड या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा हाईली आयोनाइज एटम्स होते हैं। मतलब अगर किसी एटम से उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आ जाए, सिर्फ पेयर न्यूक्लियस बच जाए, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लाज्मा इज समथिंग लाइक अ जेली टाइप ऑफ थिंग। तो नो, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। दैट इज बायोलॉजिकल प्लाज्मा, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। तो वो जेली टाइप की जो चीज होती है, तो वो एक बायोलॉजी के अंदर एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है प्लाज्मा की। लेकिन जब हम केमिस्ट्री या फिजिक्स में प्लाज्मा की बात करते हैं तो इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो हाईली आयोनाइज एटम्स होते हैं। मतलब अगर एटम के अंदर से सारे ही इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल जाए तो सूरत में वो प्लाज्मा बन जाता है। इसकी रियल एग्जांपल आपको मिलती है ऑरोरा में, ऑरोरा बोरियालिस जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं। नीचे मैंने पिक्चर शेयर की है। जैसे कि मैं क्लासरूम में भी बताता रहता हूँ अपने के जो नॉर्थ पोल के जो कंट्रीज हैं, दैट इज नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन या डेनमार्क, जो पोलर रीजन्स हैं ठंडे। तो उन ठंडे रीजन्स में क्या होता है कि आपको यहाँ पर फिर ऑरोरा दिखते हैं, मतलब आसमान पर आपको, स्काइज पर आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डांसिंग लाइट्स आपको दिखते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ऑरोरा। दिस अच्छा, ये बनता किस वजह से है कि जब जब एयर पार्टिकल्स जब हाईली आयनाइज हो जाते हैं ऊपर, तो उनके आयनाइज होने की वजह से क्या होता है कि वो ये डिफरेंट कलर्स को शेयर कर रहे होते हैं। तो दिस इज प्लाज्मा और द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देन इज फिफ्थ स्टेट सुपर कूल लिक्विड, जैसे ग्लास। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में आती है। ग्लास को नाम सॉलिड और लिक्विड दोनों में ही हम इसको नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि सूडो सॉलिड भी हम इसको कह रहे होते हैं, तो ये ग्लास में आ जाते हैं सुपर कूल लिक्विड। इसके अलावा एक जो है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक रेयर टाइप ऑफ मैटर के फॉर्म्स बताई थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट उसको हम कहते हैं। आइंस्टाइन इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, और बोस जो है वो चंद्रशेखर बोस, एक इंडियन साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज होल्डर, इन्होंने मिलकर बताया, दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन आपको तीन एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि आपके कॉमन स्टेट ऑफ मैटर मौजूद है। बाकी सारे रेयर हैं, रेयरली आप देखते हैं उसको। सॉलिड, लिक्विड, गैस में जो डिफरेंस है वो आप जानते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स जो है इंटरमीडिएट डिस्टेंस उनमें होता है, गैस में पार्टिकल्स जो है वो फार अपार्ट ईच अदर होते हैं। सॉलिड्स के अंदर एक उनके फिक्स होते हैं। अच्छा, चैट में एक बात पूछी किसी ने, कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट पॉइंट नंबर 6। ओके, तो शहजाद अली खान का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो वो कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 6 मीन्स पोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट फॉर्म, और तक एक्सप्लेन करें इसको। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट थ्योरी है जो कि मास्टर्स लेवल में और आगे पीएचडी लेवल में हम उसको डिस्कस करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक तो चंद्रशेखर बोस थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, दूसरे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने मिलकर बताया था। ये एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ मैटर था जो कि फ्यू सेकंड्स के लिए, कुछ ही सेकंड्स और मिनट्स के लिए बना था, और बहुत लिटिल अमाउंट में उन्होंने उसको बनाया था। और उसकी बड़ी ये एक डिफरेंट सी समझ जाए कि
कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अलग सी कैरेक्टरिस्टिक थी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसकी वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन आपको दिखाई देगी कि वो किस तरह का जो है वो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मौजूद था। ये जस्ट मैंने नॉलेज के लिए आपके यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर में इसको लिख दिया, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ 3 या 4 स्टेट के बारे में जो है वो जानकारी रखते हैं। सॉलिड में जो है वो फिक्स शेप होता है, लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता, गैस में भी आपका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ठीक है, सॉलिड में फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, जितनी वॉल्यूम उसको मिलती है उतनी ऑक्यूपाई कर जाती है। चैप्टर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने अभी आपको कोई लेक्चर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टार्ट नहीं किया, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्टरी लेसन जो मैं आपको दे रहा हूँ, वरना हम स्टार्ट फर्स्ट ईयर से करेंगे केमिस्ट्री को, उसके बाद हम सेकंड ईयर पे आएंगे। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एप्टीट्यूड केमिस्ट्री जो होती है उसमें फर्स्ट ईयर से ज़्यादा चीज़ें आस्क की जाती हैं, जो उसमें न्यूमेरिकल टाइप की चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती हैं। सेकंड ईयर से जस्ट आपका आइसोमेरिज्म का टॉपिक आता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का टॉपिक आपके पास आएगा, उसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो लिखने होते हैं इनका टॉपिक आ रहा होगा। तो सेकंड ईयर से इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती है, तो मेन आपका जो कोर्स होता है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से वो बन रहा होता है एप्टीट्यूड का। तो गैस के बारे में चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनमें फिर इंटर कन्वर्जन भी होती है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, डिफरेंट स्टेट में कन्वर्जन हो रही होती है। जैसे कि आपके पास ये सॉलिड लिक्विड गैस है तो वो चेंज हो जाते हैं, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो जाए, हीट कर रहे हैं इसको तो उसको मेल्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। लिक्विड अगर गैस बन जाए जिसको वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, और गैसेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर सारे निकल जाएं, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। गैस गैस टू प्लाज्मा कन्वर्जन ये आप देख रहे होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कि जब हाई वोल्टेज करंट जब पास किया जाता है किसी गैस में से एट लो प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर, तो उसके इलेक्ट्रॉन सारे इजेक्ट हो जाते हैं और वो आयोनाइज हो जाता है, तो प्लाज्मा बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। अगर प्लाज्मा में वापस इलेक्ट्रॉन आप एंटर कर दे तो डी आयोनाइजेशन हो जाएगी, वो दोबारा गैस बन जाएगा। गैस को आप ठंडा करें, लिक्विड बन जाएगा, कंडेंसेशन। जैसे नॉर्मली जो है वो जब हम टी प्रिपेयर करते हुए जो है वो अगर प्लेट रख दिया जाए पॉट पर तो वाटर वेपर जमा हो जाते हैं स्टीम की वजह से, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। इसी कंडेंसेशन प्रोसेस से बारिश भी होती है कि बादल जो है वो फिर आखिरकार उनसे बारिश के बूंद बरसते हैं। लिक्विड्स जब सॉलिड बन जाए दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो ये आपको मैंने कन्वर्जन बताई। सॉलिड अगर डायरेक्ट कभी कभार गैस बन जाते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, क्यों होता है ऐसा, ये चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। गैस जब सॉलिड बन जाते हैं दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन, कि आपने देखा होगा कैंडल वगैरह अगर आप किसी स्लैब वगैरह के नीचे जलाते हो, कैंडल के ऊपर कोई चीज होती है तो फिर वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, कार्बन जम जाता है। तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्जन होती है, दिस इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये हमें डिफरेंट कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स हमें पता होने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से, कि आखिरकार कौन सी स्टेट अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो उसमें क्या चेंजिंग आ रही है। चेंजेस जो होती हैं मैटर के अंदर वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल चेंज होता है, वो चेंज जो दोबारा रिवर्स हो जाए, वापस हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर कि आपने अगर अगर मैं रिवर्सिबल चेंज की बात करूं, सॉरी फॉर दैट, ओके, रिवर्सिबल चेंज की बात, रबर बैंड है, आपने उसको खींचा है, अगर इसको छोड़ दो तो वापस आप रिवर्स हो जाता है, वो वापस अपने शेप पर आ जाता है। दिस इज अ फिजिकल चेंज, जिसमें स्टेट या शेप चेंज हो रहा है किसी भी चीज में। जब केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज होता है जो वापस लौट कर नहीं आ सकता। अगर आपने माचिस को जला दिया और वो कोयला बन जाए तो कोयले से दोबारा आप माचिस हासिल नहीं कर सकते, दिस इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे कि बर्फ है उसको पिघला कर पानी बना देते हैं तो वो H2O ही रहता है, लेकिन केमिकल चेंज में कोई नई चीज बन जाती है, कार्बन को जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो जाती है। फिजिकल चेंज जो केमिकल इक्वेशन से शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग हो रही है, कोई नया सब्सटेंस बन नहीं रहा। केमिकल चेंज का मैकेनिकल इक्वेशन से शो कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज की, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक एग्जांपल हो गई आपकी केमिकल चेंज की। नाउ एटम, एटम एक बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन। तो अगर मैं थोड़ी और इंटरेक्टिव सेशन बनाऊं, अगर स्टूडेंट कोई माइक पर आना चाहे और मुझे एटम के बारे में डिस्कशन करे, एटम के बारे में बताया तो इट विल बी वेरी गुड। हैंड रेस करें ताकि मैं अनम्यूट करूं, ये चैट पर बताएं तो भी अनम्यूट कर दूं कि व्हाट इज एन एटम, ताकि मुझे लगे कि आप सब यहाँ पर मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। ओके, शहजाद रेस हैंड। ओके शहजाद, आप अनम्यूट हैं, आप बताएं आंसर। आई कैन नॉट हेयर यू शहजाद।
Okay, I think any more student who can answer? Okay, what is an atom? That is a very simple question. Everybody can answer. If anybody want to answer, what is an atom? Then it will be quite good. Okay, chat पर किसने बताया है? The most smallest thing in the world? ना, इस तरह से तो हम नहीं कह सकते. Because electrons and protons are more smaller inside atom. Okay, atom comes from a Greek word atomos. इसके मतलब होता है इंडिविजिबल, ना काबिले तकसीम. और एटम जो है वो किसी भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा जर्रा होता है मैटर का, मादे का. और अच्छा, ये जो पार्ट है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस पे आप थोड़े एलिगेशंस लगा सकते हैं कि भाई एटम से भी स्मॉलर पार्टिकल्स और मौजूद होते हैं जो एटम के अंदर होते हैं, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स होते हैं. प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उनका, जबकि न्यूट्रॉन्स का जो है वो नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रॉन्स का सॉरी कोई चार्ज नहीं होता. ये दोनों न्यूक्लियस पर होते हैं. न्यूक्लियस इनसाइड इन बिटवीन द एटम आपके पास एक मौजूद होता है. और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के एक सर्कुलर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल कह रहे होते हैं. इस तरह से अगर मैं आपको डायग्राम में शो करूं तो दिस इज एन एटम, एंड ये इसके न्यूक्लियस इन बिटवीन, जिसमें प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल. और इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, या इनको एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या बोहर के मुताबिक हम इन्हीं को स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं. इनके नाम होते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, इस तरह के हमारे शेल्स होते हैं. तो फर्स्ट शेल के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, देन 18, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं चैप्टर 3 में हम उसको डिस्कस करेंगे. बोहर्स फॉर्मूले की मदद से इनको पता लगता है. 2n² एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होती है शेल के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंट एटम्स कभी कभार कंबाइन भी हो जाते हैं. जब एटम्स साथ में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने पर ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल. और सॉरी, कि मॉलिक्यूल के टाइप्स की बात करें, मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं. डायटोमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, पोलियोटोमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं. डायटोमिक मॉलिक्यूल जो 2 एटम के मिलाप से बनते हैं, और पोलियोटोमिक जो मोर देन 2 एटम, 3 या 4 या 5 या मोर देन 2 एटम्स के मिलाप से जो बनते हैं एटम्स हैं, दैट आर पोलियोटोमिक मॉलिक्यूल्स. तो डायटोमिक मॉलिक्यूल आपके पास इसमें होमोडायटोमिक भी हो सकते हैं, हेटेरोडायटोमिक भी हो सकते हैं. होमोडायटोमिक, होमो मीन्स होते हैं सेम, कि 2 सेम एटम मिलकर अगर कोई मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करे, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है वो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल से, तो 2 सेम एटम मिले हुए. हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिफरेंट एटम मिलकर एक कंपाउंड की, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करे, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें 2 डिफरेंट एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. पोलिएटॉमिक मॉलिक्यूल में मोर देन 2 एटम्स, जैसे कि वाटर है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है, तो चूंकि 3 एटम से मिलाप के साथ ये इसकी फॉर्मेशन हो रही है, दिस इज पोलिएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उससे आस्क करें. ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम टू क्वेश्चन. आप चैट पर मुझे लाजमी इन्फॉर्म करें. लेक्चर में 57 मिनट्स अभी हुए, तो आप मुझे बताएं सो आई कैन आंसर योर क्वेरीज. Okay, so far everything is clear. Okay, now good. That's good. ठीक है, clear. Now next topic की तरफ बढ़ते हैं. That's good.
ओके, क्लियर, यस, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग, गुड। तो अच्छा, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल के टाइप मैंने क्लासिफाई की, डायटोमिक, पोलर एटॉमिक, डायटोमिक के डिफरेंट पार्ट्स क्लासिफाई की। ये चूंकि बेसिक चीजें हैं, अब इन्हीं चीजों पर आगे जाकर लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड के, तो वहां जब हम तेजी में इन चीजों के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको फौरन से माइंड में चीजें पता होनी चाहिए कि मैं किस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ और कौन सी चीज क्या है, इसलिए हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, एक और स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपको पता होनी चाहिए। सब्सटेंस या मैटर की क्लासिफिकेशन। याद रखें, सब्सटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, या मैटर जो है वो दो तरह के आपके पास होते हैं, दो तरह से आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं सब्सटेंस को, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस जो फर्दर और प्योर सब्सटेंस में डिवाइड ना हो, दैट आर एलिमेंट्स, जिनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो वो फर्दर और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं होंगे। लाइक आयरन है, तो अगर आपसे पूछे जाए आयरन किस चीज से मिलकर बनता है, लोहा किस चीज से बना है, तो हम कहते हैं लोहा बस लोहे से ही बना है। गोल्ड के बारे में कहा जाए गोल्ड किस चीज से बनता है, तो हम बात करते हैं गोल्ड जो है वो जस्ट गोल्ड से ही बना है। गोल्ड के अंदर फर्दर और चीजें मौजूद नहीं होती, फर्दर और एलिमेंट्स या और कोई और चीज नहीं होती। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हमारे पास है, 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 92 नेचुरल है, बाकी 92 के बाद 118 तक जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है, जिनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि इंसानों ने मैन मेड एलिमेंट्स उनको हम कहते हैं, जो लैब में बनाए गए। 118 एलिमेंट्स को फिर हम क्या करते हैं जो पीरियोडिक टेबल में रेंज है, तो आज के टॉपिक में हम पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द लेक्चर फिर मैं आपको असाइनमेंट वगैरह शेयर करूंगा उसके हवाले से। तो एलिमेंट्स की जब मैं बात करूं तो एलिमेंट्स तीन तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। मेटल्स जिनके लास्ट में नॉर्मली हम इस तरह से याद रखते हैं, यम आते हैं लास्ट में, लाइक सोडियम या लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो मेटल्स, आयरन, सोडियम, ये सारे मेटल्स जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद नॉन मेटल्स होते हैं जो बैड कंडक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ज्यादातर जो या तो गैसेस होते हैं या तो लिक्विड्स होते हैं, कुछ चंद एक सॉलिड होते हैं जैसे सल्फर। फिर कुछ मेटालॉइड्स हमारे पास होते हैं, मेटालॉइड जो मेटल नॉन मेटल के इन बिटवीन एक फॉर्म होते हैं, जिनको हम सेमी मेटल भी कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं ये। मेटालॉइड्स में आपके पास टोटल 8 मेटालॉइड्स हैं, लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो कि जिनकी कैरेक्टरिस्टिक डुअल नेचर होती है, डुअल नेचर एग्जिबिट करते हैं, मेटल सन मेटल दोनों की तरह होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस में, अब इम्प्योर में थोड़ी क्लासिफिकेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इम्प्योर में दो तरह की चीजें होती हैं, मतलब इम्प्योर मतलब जो दो चीजों के मिलाप से बने। अब वो दो चीजें जो मिलेंगी या तो केमिकली कंबाइन होंगी या तो फिजिकली कंबाइन होंगी। अगर वो केमिकली कंबाइन होंगे तो उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा, अगर वो फिजिकली कंबाइन होंगे तो उनको हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं। केमिकली कंबाइन चीजों में आपके पास कंपाउंड है, अगर दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाए तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। केमिकली कंबाइंड से मुराद बाय मींस ऑफ एनी बॉन्ड, अगर वो कंबाइन हो जाते हैं। और फिजिकली कंबाइंड जब वो फिजिकली कंबाइंड होंगे जिनको आप आराम से सेपरेट कर सको, तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। अब केमिकली कंबाइंड चीजों को कंपाउंड हम कहते हैं। कंपाउंड में दो तरह के कंपाउंड हमारे पास होते हैं, आयनिक और कोवलेंट। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से बॉन्डिंग, जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट जुड़े हैं तो आयनिक कंपाउंड है, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा तो कोवलेंट कंपाउंड है। इनकी फर्दर डिटेल डिस्कशन चैप्टर 4 में हम करेंगे। आयनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी है। सिंपल इस तरह से याद रखते हैं, मेटल और नॉन मेटल के साथ अगर कोई कॉम्बिनेशन हो जाए, दिस इज आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट में सिर्फ जस्ट नॉन मेटल्स अरेंज होते हैं, इसके अंदर शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दे ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और फिजिकली कंबाइंड चीजों के अंदर हमारे पास मिक्सचर मौजूद है। मिक्सचर मिक्सचर के फिर दो टाइप्स हमारे पास होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर की बात की जाए, होमो मीन्स सेम और जीनस मीन्स स्टेट, अगर दो चीजें साथ में मिले और दोनों का स्टेट एक ही रह जाए। अच्छा, एक सवाल हमारे पास शायद आया शहजाद की तरफ से, सर केमिकली कंबाइंड क्या मतलब, अगर कोई भी चीज फिजिकली कंबाइन होता है तो केमिकली भी कंबाइन होगा ही? नहीं, इसको मैं थोड़ा डिटेल में चले बताता हूँ, केमिकली कंबाइंड और फिजिकली कंबाइंड को। लेट से कि अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और ऑक्सीजन लेता हूँ और दोनों को मिला देता हूँ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाया जाता है तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, पानी बनता है। ठीक है, अब ये वाटर चूंकि बन गया तो केमिकली कंबाइन हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये वाटर की क्रिएशन होती है। अगर अब हम चाहें इसको ब्रेक करना तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आराम से हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना इतना आसान नहीं है।
या कोई भी केमिकल मेथड्स होते हैं, लाइसिस वाले मेथड, जिनसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, वरना हमारे पास फर्दर और कोई तरीका नहीं है कि हम वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके दिखा सकें। यही अगर हम फिजिकली कंबाइंड चीज़ों की बात करें, लाइक अगर हम आयरन पीसेस के साथ अगर हम सैंड पार्टिकल्स को अगर हम मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, मतलब लोहे के साथ जो है वो रेती मिला देते हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो फिजिकली कंबाइंड है, कि अगर आप उसको चाहो तो सिंपल मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हो इजीली। जैसे कि मैग्नेट है, चंबुक जिसको हम कहते हैं, मकनातीस, तो मैग्नेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि उस सैंड में से आयरन फिल्म्स को अलग कर सकते हैं, तो इजी सेपरेशन हो जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं फिजिकली कंबाइंड चीज़ों को सेपरेट करने के लिए आप फिजिकल मेथड यूज कर सकते हैं, जो शन वाले मेथड जिसको हम कहते हैं, शन जिस क्लास में आते हैं, लाइक फिजिकल सेपरेशन में मैग्नेटिक सेपरेशन है, फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, एवापोरेशन है, ये सारे मेथड्स हैं। और केमिकली कंबाइंड चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हम लाइसिस वाले मेथड इस्तेमाल करते हैं। लाइसिस मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस, ये सारे इस्तेमाल करते हैं, कैटालाइसिस। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में कि ये लाइसिस वाले मेथड्स को ये किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यस शहजाद, आई थिंक योर क्वेश्चन आंसर इज क्लियर नाउ। ओके, ठीक है नाउ, गुड। सो स्टूडेंट्स, आराम से इजीली अगर आप अपने क्वेश्चंस हैं तो वो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चैट पर आप इजीली आप आस्क कर सकते हैं। ओके नाउ, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में अगर दो चीजें साथ में मिलें और मिलने के बाद उनकी स्टेट सेम हो जाए, जैसे अगर हम सॉल्ट और वाटर को मिलाते हैं, नमक और पानी जब हम साथ में मिलाते हैं तो सॉल्ट तो पहले सॉलिड होता है और वाटर लिक्विड होता है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ओवरऑल मिक्सचर कैसा तैयार होता है, लिक्विड। वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा मिकदार में होता है। हेट्रोजीनस इसका अलग होता है, जिसमें आपके पास जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनस होगा, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होगा। लेट से कि आप पत्थर ले लो, छोटे छोटे, या रेती ले लो, बजरी ले लो, बजरी को आपने पानी में मिला दिया और घोल दिया पानी में, तो आप देख सकते हो कि मिलने के बाद भी बजरी और पानी दोनों सेपरेट रहेंगे। मतलब अगर आपने उसको घोल दिया, घोलने के बावजूद वो सेपरेट रहेगा, तो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन, हेट्रोजीनस मिक्सचर। एग्जाम्पल में सोल्यूशन की ब्राइन है, मतलब सॉल्ट वाटर का मिलाप। एयर है, हवा, हवा में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों गैसेज होती हैं और एक ही स्टेट में एयर होती है, गैस स्टेट में। स्टील है, स्टील में दो सॉलिड के मिलाप से बनता है आयरन और निकल, और स्टील खुद भी सॉलिड ही होता है। सस्पेंशन में क्या होता है कि जैसे मड है, कीचड़ है, या एमएलजन, एमएलजन मीन्स दो ऐसे लिक्विड को मिला दिया जाए जो कि आपस में डिजोल्व ना हो, जैसे ऑयल और वाटर। इस तरह लेदर है, लेदर मीन्स फोम या फ्रॉथ जिसको आप कहते हो, झाग, के साबुन और पानी मिला दें तो वो सस्पेंशन होता है आपका झाग। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पर बच्चे बहुत सारे लैग कर जाते हैं, मैंने देखा है इन टॉपिक्स में, जब उनसे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इनका डिफरेंस पूछा जाता है। इसके अलावा भी होते हैं, कोलॉइड्स भी हमारे पास होते हैं, लेकिन वो हम आगे जाकर डिटेल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक लेक्चर में। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस होल टॉपिक, दिस होल स्लाइड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम गिविंग यू 20 seconds फॉर क्वेश्चन। ओके, क्लियर, ठीक है। Okay, Maria Arsha, that's clear, that's good. Okay, Seth, there is no question. Okay, good. Okay, so going towards the next one. Okay, so you all are good guys sitting here. चलिए इंशाल्लाह, अगर ये हमारा प्लान कामयाब रहता है ऑनलाइन लेक्चर्स का, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात होगी कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी अपने लर्निंग को बरकरार रख सकें। और जो चीज़ें इतनी बड़े गैप की वजह से हमारी जो है वो कह लें कि फॉरगेट हम कर चुके हैं, तो उनको हम रिवाइज करने की भी अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन जब होती है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, तो वो इस तरह से होती है कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है, सिंबल उसका एक्स है, उसके चारों तरफ नंबर्स लिखे होते हैं, लोअर लेफ्ट पे भी, लोअर राइट पर भी, अपर लेफ्ट पर भी, अपर राइट पर भी। तो लोअर लेफ्ट पर जो आपको मिलता है वो जेड होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर। अपर लेफ्ट पर मिलता है दैट इज ए, एटॉमिक मास। अपर राइट पर जो मिलता है आपके पास, दिस इज वैलेंसी। और लोअर राइट पर जो आपको मिलता है दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। तो कोई भी एलिमेंट चार नंबर से चारों तरफ घिरा हुआ होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर एटॉमिक मास होगा, इस पॉइंट पर एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और यहाँ पर वैलेंसी उसकी मौजूद होगी।
कुछ जगहों पर कुछ मैंने देखा है प्रोडक्ट टेबल पर ऐसा भी होता है कि यहाँ पर ए और यहाँ पर जेड होता है क्रॉस पर, तो वो भी क्लियर होता है। बट जो स्टैंडर्ड रोटेशन होती है वो इसी तरह से होती है कि ए इधर पर और जेड इधर पर हो। जैसे फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन इज एन एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल ग्रुप 7 है, तो इसका 9 भी इसका एटॉमिक नंबर है, 19 इसका एटॉमिक मास हो गया, 2 मीन्स F2 इसके नंबर ऑफ एटम्स है, 2 फ्लोरीन के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और -1 इसकी वैलेंसी है, जो 7 ग्रुप का एलिमेंट है। अच्छा, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें। अच्छा, फिर से मैं जरा एक क्वेश्चन ले लूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन मेरा है। 10 सेकंड जीरो में आपको आंसर देने के लिए कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम किसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर? एनी स्टूडेंट कैन शेयर हिज और हर व्यूज। ओके, आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, 3 आंसर आ गए। शहजाद ने का नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। तहा ने का नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके। न्यूक्लियस, ओके। मारिया अरशद ने नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके। कुलसुम ने का नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, ओके गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन शहरियार कह रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर होगा आपसे कि अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहें, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम तादाद में होते हैं एटम के अंदर, तो अब क्यों नहीं कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों कहा जाता है? इसका आंसर दें, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि हम ये क्यों कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बराबर ही होते हैं प्रोटॉन के। ओके, एनी आंसर? इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस ना शहजाद, यू आर नॉट टेलिंग राइट। और कोई आंसर मुझे मिले? कि हम ये क्यों नहीं कहते कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा किताबों में लिखा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद तो बराबर है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लेस एंड मोर होते रहते हैं, ओके दैट्स गुड। एटम इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर देता है, ईशा दैट्स गुड। ओके, ईशा एंड ताहा फुरकान दे आर राइट। बिल्कुल, एटॉमिक नंबर तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द रिएक्शन लॉस और गेन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं ना, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, आइंस की फॉर्मेशन हो सकती है, कैटाइन एनाइन बन सकते हैं। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, सेम रहता है, कोई भी एलिमेंट अपने प्रोटॉन को लॉस या गेन नहीं करता। दैट्स मतलब समझ जाए कि जो एनआईसी नंबर है ना, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसका एनआईसी नंबर होता है, और उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो समझ जाए आप उसका मोबाइल नंबर होता है। ठीक है, जिस तरह एक इंसान है, उसका एनआईसी नंबर तो जिंदगी भर सेम रहता है, लेकिन वो अपने मोबाइल नंबर को चेंज करता रहता है। सेम वैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एटम्स हैं कि एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे होते रहते हैं, डिफरेंट। ठीक है, तो दैट्स गुड। तो ये डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, मैंने लिख दिया यहाँ पर, बट प्रोटॉन्स ही होना चाहिए। इसको एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और हमेशा होल नंबर में इसको लिखा जाता है। और हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट। मैंने बताया जैसे कि एनआईसी नंबर हर शख्स का यूनिक है पाकिस्तान के अंदर, वैसे ही हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है। 118 एलिमेंट से सबको अलग एटॉमिक नंबर दिए गए। मास नंबर, अच्छा मुझे कोई बताया मास नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज मास नंबर? ओके स्टूडेंट्स, ताहा, शहजाद, ईशा, मारिया, ये सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कम्युनिकेट। शहरियार, सना अरशद, कुलसुम शकील, ईमान अफसर, हरीबा इकबाल, एनीवन? कैन टेल मी व्हाट इज मास नंबर? ओके, आंसर्स आ रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस शहजाद, ओके गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ताहा फुरकान, ओके गुड। हरीफा इकबाल, आपने भी आंसर दिया, ठीक है। सैफ, ओके गुड। ईशा, ओके गुड। मारिया अरशद, ओके दैट्स गुड। ओके सिंपल। एक और आंसर शायद आया था, उनका भी नाम ले लो। ओके, सना अरशद, ओके गुड। नाउ
मास नंबर ठीक है भाई, तो आप आंसर्स की तरफ आते हैं। तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास, मास नंबर। ए से डिनोट करते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती और ये हमेशा होल नंबर में होता है, कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकलता है इसका, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड करते हैं, मास नंबर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, मास नंबर और एटॉमिक मास में एक वेरिएशन है। एटॉमिक मास और मास नंबर को बहुत सारे स्टूडेंट सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मास नंबर बहुत बात बात की टर्मिनोलॉजी है। पहले साइंस में, केमिस्ट्री में एटॉमिक मास की डिस्कवरी हुई, फिर एटॉमिक नंबर की हुई, आफ्टर दैट मास नंबर की हुई। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या रिलेटिव मास ऑफ एन एटम, ये किसी भी मास का एटम होता है जब उसके मास को कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 के मास से, ये कहलाता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो शुरू में क्योंकि एटम को नापने के लिए, एटम को वेट करने के लिए, कोई हमारे पास एटम बहुत एक छोटी चीज थी, एंटिटी थी, तो उसको वेट करने के लिए हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था, फिजिकल बैलेंस इस तरह की कोई हमारे पास मशीन नहीं थी। उसके लिए क्या किया गया कि एटम के मास को कंपेयर, एटम के मास को मालूम करने के लिए कार्बन 12 के मास से कंपेयर कर दिया गया। ये हमारे पास रिलेटिव मास आ गया किसी भी एटम का। इस तरह से ये हमेशा फ्रैक्शंस में होते हैं, इसलिए चूंकि रिलेशन आ रहा है, रिलेटिव मास आ रहा है, तो ये फ्रैक्शंस में आ सकते हैं। तभी आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास समटाइम्स 1.008 लिखा हुआ होता है। तो ये मास नंबर नहीं होता बल्कि एटॉमिक मास होता है। इसकी यूनिट होती है एएमयू, मींस एटॉमिक मास यूनिट। चैप्टर 1 में हम उसको निकालने का तरीका भी सीखेंगे कि एएमयू किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, देन हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज डुप्लेट या ऑक्टेट रूल। ठीक है, डुप्लेट ऑक्टेट रूल क्या है कि कोई भी एटम स्टेबल उस वक्त होता है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जब उसके वैलेंस शेल में जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। इस ऑक्टेट रूल के खिलाफ या इस ऑक्टेट रूल के अपोजिट में एक हमारे पास डुप्लेट रूल होता है। ये हाइड्रोजन और हीलियम पर अप्लाई होता है कि जिनके लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास सिर्फ के शेल होता है, फर्स्ट शेल होता है, उन पर ये डुप्लेट रूल अप्लाई होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, वो अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, 8 पूरे नहीं करते। अच्छा, एक चीज होती है हमारे पास वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी को डिफाइन करें जरा कि व्हाट इज वैलेंसी। ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं वैलेंसी क्या चीज होती है। तो देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है यहाँ पर। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो, एक्चुअली कुलसुम शकील, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। शहजाद ने कहा ज्वाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट या कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इसको और सिंपल अल्फाज में कोई और मुझे बताएं। combining capacity of an element and it is equal to number of bond pairs. Okay, any more answer? Okay, शहरियार ने का number of electrons required to complete its octet or duplet, that's good, simple answer. तो number of electrons lost or gained by an atom to complete its octet या duplet is called valency। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम लॉस या गेन करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसी को हम कहते हैं वैलेंसी। तो अगर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो वैलेंसी नेगेटिव होती है, अगर डोनेट करता है तो फिर पॉजिटिव होती है। अभी पीरियोडिक टेबल में हम सीखेंगे कि वैलेंसी को किस तरह से निकाला जाता है। फिर ये होमवर्क आप उसको घर पे आप उसको सॉल्व कीजिएगा डिफरेंट तरह से। अच्छा, आइंस क्या चीजें होती हैं, अगर तुम मुझे आइंस के बारे में बताएं। व्हाट आर आइंस, या आयोन्स जिनको हम कहते हैं इन रियल, व्हाट आर आयोन्स इन केमिस्ट्री। चार्ज ऑन एटम्स, ओके शहरियार, चार्ज ऑन एटम, ओके यस ठीक है। अगर किसी एटम पर जब चार्ज आता है तो दिस इज आयोन, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की वजह से। ठीक है, तो चार्ज एटम इज कॉल्ड आयोन। और अगर कोई एटम एक्सेप्ट या लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए तो वो आयन बन जाता है। दो टाइप के आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को आप कैटाइन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से ये बनता है।
और नेगेटिव आयन को आयनाइन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो नेगेटिव आयन्स बनते हैं। कैटाइंस का पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको याद करने के लिए एक निमोनिक हमारे पास होता है, कैट्स हैव बॉस, मींस कैटाइंस हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये सिंपल आयन्स हमारे पास होते हैं। मेटल्स ऑन मेटल मेटलॉइड के बीच के डिफरेंस अगर हम देखें तो मेटल सॉलिड होते हैं सारे ही सवाए मर्क्यूरी के। मर्क्यूरी वाहिद मेटल है जो कि हमारे पास लिक्विड स्टेट में मौजूद है। वैसे तो एक और मेटल हमारे पास है मर्क्यूरी के अलावा जो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन हम उसको इतना पढ़ते नहीं है। तो आप मुझे बता सकते हैं कोई? ओके, चलिए अब जरा क्वेश्चंस कर रहा हूँ। मुझे बताएं कोई ऐसा मेटल मर्करी के अलावा जो लिक्विड स्टेट में है। आंसर आया किसी का मेरे पास? ब्रोमीन। नो सॉरी, ब्रोमीन लिक्विड होता है। मर्करी के अलावा मुझे कोई ऐसा मेटल बताएं जो लिक्विड स्टेट में होता है लेकिन बहुत रेयर है। यस गाइस, नो मोर, नो आंसर्स। ओके, दिस इज आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। फ्रांशियम। तो वन ग्रुप का एलिमेंट है फ्रांशियम, वो भी लिक्विड होता है लेकिन चूंकि रेयर बहुत ज्यादा है तो उसके बारे में इतना तस्करा नहीं किया जाता। हम सॉलिड, हम सिर्फ मर्क्यूरी की बात करते हैं। अच्छा, एक ऐसा मेटल, अच्छा कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड हैं लेकिन इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है कि उसको हाथ पे ही रखें अगर आप तो फिर वो पिघलना शुरू हो जाए। तो क्या आप किसी ऐसे मेटल को जानते हैं जिसको अगर आप हाथ में रखोगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को गेट करके वो पिघलना शुरू हो जाए आपके हाथ में? इतनी लो मेल्टिंग पॉइंट जिसकी होती है, ऐसा मेटल भी कोई है? इफ यू नो देन शेयर द आंसर। यस बच्चों, फ्रेंशियम तो लिक्विड ही है। दैट इज वेरी फेमस, इट इज गैलियम। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब उसको आप हाथों में रखते हैं तो फिर वो हाथों पे आपके पिघलना, मेल्ट होना शुरू हो जाता है बॉडी टेम्परेचर गेट करके। जी ए उसका सिंबल होता है। ठीक है, 3A ग्रुप में मौजूद होता है। मेटल सारे के सारे कंडक्टर होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। नॉन मेटल्स सवामी एग्जिस्ट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में बस एक ही नॉन मेटल हमारे पास होता है, ब्रोमीन। और सॉलिड में सल्फर जैसे कि हमारे पास एक नॉन मेटल है, कार्बन है। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, करंट पास नहीं होता। अच्छा, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? उसका नाम बताएं, देखते हैं पहले आंसर किसका आता है। मुझे किसी ऐसे नॉन मेटल के बारे में बताएं जो कि गुड कंडक्टर है, जिससे करंट पास हो जाए। जो इंसुलेटर नहीं है, कॉपर ना, कॉपर इज अ मेटल। गरीबा इकबाल ने आंसर दिया कॉपर, बट कॉपर इज अ मेटल। एस आई सिलिकॉन, शहरियार, नो, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, नॉट मेटल। सैफ ने आंसर दिया और शहजाद ने ग्रेफाइट का आंसर दिया, दैट्स गुड। ओके, ओके, ईशा ने, मारिया ने, अब ठीक ओके, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जैसे पेंसिल का नोक जिसे हम कहते हैं, तो ग्रेफाइट कार्बन होता है, नॉन मेटल है, लेकिन उससे करंट पास होता है। आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्यों होता है, थोड़ा मैं बता दूं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो करंट कंडक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, मेटलॉइड्स सॉलिड और लिक्विड के इन बिटवीन एक डुअल नेचर एग्जिबिट करते हैं ये। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की चीज होते हैं, सॉरी। मेटलॉइड्स सारे के सारे सॉलिड होते हैं ये, और ये सेमी कंडक्टर होते हैं। हीट इलेक्ट्रिसिटी के सेमी कंडक्टर से मुराद की हाई टेम्परेचर पर इनसे आप करंट पास कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर इनसे करंट पास नहीं होता। ज्यादातर मेटलॉइड्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, देन हमारे पास ये जो लेक्चर्स हैं अभी, अब हम मैं डायरेक्ट आपके पास आता हूँ पीरियोडिक टेबल के लेक्चर पर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर हमारा होगा वो, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। सो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में आइडिया होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इन केस अगर आप केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल और उसकी चीज़ें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए। मैं इसको
Okay, students, so you can see the product table here. Okay, yes, yes, sir. Okay. Now, here is the product table. It is designed by me. और इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे प्रोडक्ट टेबल में। और कहा जाता है कि अगर आपके प्रोडक्ट टेबल भी अगर ठीक से अगर आपको समझ में आ जाती है तो 50% केमिस्ट्री आपकी ऐसे क्लियर हो जाती है, उसके कॉन्सेप्ट वगैरह। लेकिन उन केस की आपको उसको ठीक से समझना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी डिफाइन प्रोडक्ट टेबल? कि प्रोडक्ट टेबल एक ऐसा टेबल जिसमें तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ग्रुप्स में डिफरेंट वर्टिकल कॉलम्स में उनको अरेंज किया गया इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिहाज से। तो प्रोडक्ट टेबल में टोटल 118 एलिमेंट आपको यहाँ पर दिखेंगे, 118 एलिमेंट्स हैं। और ये जो 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें आपके पास जो है वो कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल रॉज हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं टॉप से बॉटम, उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। और जो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो वर्टिकल कॉलम्स उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। तो टोटल हमारे पास ग्रुप्स की बात की जाए तो 16 ग्रुप्स हैं। 16 कैसे कि 1A से लेकर 8A तक ये 8 हो गए, और 1B से लेकर 8B तक ये आपके पास 8 हो गए। तो टोटल 16 ग्रुप्स हैं हमारे पास। और अगर हम बात करें कि पीरियड्स के, तो टोटल 7 पीरियड्स हमारे पास जो वर्टिकल कॉलम से फर्स्ट से लेकर 7 तक। अच्छा, अब हर ग्रुप में ग्रुप 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A ये सारे ग्रुप्स हैं, रोमन नंबर से हम ग्रुप को लिखते हैं। और यहाँ 1B से लेकर 8B तक है। अच्छा, 1B 2B मतलब शुरू 3B से लेकर पहले 8B तक आते हैं, फिर उसके बाद 1B 2B आता है। ऐसा क्यों होता है? ये जब हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो वहां मैं आपको बताऊंगा। इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू रिमेंबर द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं मेरे, तो वो पहले से जानते हैं निमोनिक को कि वो क्या निमोनिक है। मैंने वो निमोनिक दो जगह पर यहाँ पर लिखा है। अगर आप हर एलिमेंट के पीछे भी आप देख सकते हो, उर्दू लैंग्वेज में मैंने इसमें लिखा हुआ, उर्दू फॉन्ट में। और नीचे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि हर एलिमेंट को आप किस तरह से याद करते हैं। जैसे 1A ग्रुप है, तो ये मेरा ट्रेडमार्क है निमोनिक, जिसको आप कह सकते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि 1A ग्रुप है, तो उसको हम कहते हैं हाली नेकी रब से फरियाद। इस तरह से याद करते हैं, हाली नेकी रब से फरियाद। 2A ग्रुप है, तो उसको याद करने के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। 3A ग्रुप है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैली। 4A ग्रुप है, तो केमिस्ट्री सरकीब संकी प्रॉब्लम। 5A ग्रुप है, तो नसीम पास सब बिंदास। 6A ग्रुप है, तो और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। 7 ग्रुप है, तो फिर कल बाहर आई आत्मा। और 8 ग्रुप हम याद रखते हैं हे नेता, सॉरी इसको ज़्यादा इजी कर लेते हैं। 8 ग्रुप को हिना और करीना जीवित रहें, हिना और करीना जीवित रहें। तो ये आपके पास 1A से लेकर 8A ग्रुप तक के एलिमेंट्स आपको यहाँ पर में मैंने यहाँ पर दिखाए। अच्छा, इस तरह से अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की जाए तो उनको हम रॉ वाइज हम इनके नाम को नेम याद रखते हैं। जैसे इस तरह से अगर हमको यहाँ से यहाँ तक अगर हमें याद करना हो, मतलब फर्स्ट सीरीज 3 सीरीज होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। 1A से लेकर 8A तक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नुमाइंदा अनासिर। और 1B से 8B ग्रुप जो हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज होती है, फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज को हम याद रखते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर जी। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर जी। लेकिन अभी मैं डेमो क्लास की कोई फीस आपसे नहीं ले रहा। यारी जरा निभाना, 2 सेकंड, फिर उसके बाद जब हम आए तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और एच मारेंगे। मारे से मुराद मरकरी। ये हमारे पास इस तरह से याद रख सकते हैं। फास्टर निमोनिक में याद रहता है हालिने की रफ से फरियाद, बेटा मांगी कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, एमसी सरकीब सिंह की प्रॉब्लम, नसीम पास सब बिंदास, और सलमा से लेकर तेरी पॉकेट, फिर कल बहराई आत्मा, हिना और करीना जीवित रहे। साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फीस कॉपरेट नहीं कॉपर सिंह। जारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे।
इस तरह से आप सिंपल इस तरह से याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब आते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स को जब आपने इस तरह फिट कर दिया तो उसके बाद हम इसमें एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप कंप्लीट एटॉमिक नंबर इजीली आप यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब आपको सीक्वेंस में बस आपको क्या करना है कि 1 1 8 तक आपको लिखना है। यहाँ पर दो जगह पर आपको मसला आएगा, वो मसले को भी यहीं पर मैं डिटेल में बता दूं कि जब आप एटॉमिक नंबर 57 पर आएंगे तो 57 के बाद आप 58 नहीं जाएंगे बल्कि 72 पर आएंगे। इसकी वजह क्या है कि लेंथिनम जो एलिमेंट हमारे पास है 57 के बाद लेंथिनम एलिमेंट्स हमारे पास एक सीरीज स्टार्ट होती है लेंथेनाइट सीरीज, जिनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, जो 58 से लेकर 71 तक होती है। ठीक है, उसके बाद 72 यहाँ पर आ जाता है। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं और इस तरह 88 पर जाने के बाद 89 पर जाते हैं और 89 के बाद 90 क्या आ जाता है, आगे नहीं आता बल्कि एक अलग सीरीज इसकी चलती है, दैट्स कॉल्ड एक्टिनाइट सीरीज, 90 से 103 तक। उसके बाद हम 104 पर इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, और एक्टिनाइट सीरीज के अंदर ही आपको जो है वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मिलते हैं। यूरेनियम यहाँ पर मिलता है आपको 92 पर, क्योंकि लास्ट नेचुरल एलिमेंट है। यूरेनियम के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, जैसे कि इन्हीं को हम कहते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स या मैन मेड एलिमेंट्स, इन्हीं को हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम मतलब यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नेपचूनियम प्लूटोनियम इस तरह से आगे सारे एलिमेंट्स होते हैं, 118 तक जाते हैं। तो अब जाकर मतलब 2000, अभी तो 2020 ईयर चल रहा है, कुछ सालों पहले ही जो है वो सारे ही एलिमेंट 118 तक डिस्कवर हो चुके हैं प्रोबेबली, कि अब कोई भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर तो आराम से लिख सकते हैं। एटॉमिक मास को लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, वो क्या याद करना होता है, अगर एटॉमिक नंबर आपका अगर एटॉमिक नंबर आपका इवन में है तो जैसे आप डबल कर दो तो वो एटॉमिक मास बन जाएगा या मास नंबर बन जाएगा। और अगर आपका एटॉमिक नंबर अगर ऑड में है तो डबल करके आप उसमें एक ऐड कर दोगे तो आपका मास नंबर बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के तो 1 1 सिंपल बराबर ही होता है। अगर हम हीलियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इवन नंबर है तो डबल कर दें 4, इसका एटॉमिक मास हो गया। इस तरह से लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर चूंकि ऑड है तो डबल करके एक इंक्रीज कर देंगे तो दैट इज 7, इसका एटॉमिक मास बन गया। बेरिलियम का 4 है, यहाँ एक्सेप्शन आता है, तो ये अगर 8 होना चाहिए बट ये 9 होता है। ठीक है, रेड कलर से मैंने शो किया एक्सेप्शन को। बोरॉन का 5 है, तो ये 5 से चूंकि इवन नंबर है डबल करके एक बढ़ा है तो 11 हो गया। कार्बन का 6 है, 6 से 12 हो गया। नाइट्रोजन का 7 है, यहाँ पर भी एक्सेप्शन आता है तो ये 14 हो जाता है, जस्ट डबल हो रहा होता है ऑड नंबर होने के बावजूद। ऑक्सीजन 8 है, इवन नंबर है डबल करते 16 हो गया। क्लोरीन 9 है, ऑड नंबर है डबल करके बढ़ाया 19 हो गया। नियॉन 10 है, इवन नंबर है डबल किया 20 हो गया। और इस तरह से ये आगे जाकर चलता रहता है। तो ये आपका जो है वो कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर 20 तक ये रूल आपका फिक्स बैठता है। ठीक है, इवन और ऑड का जो सिस्टम मैंने आपको बताया था। अच्छा, और इसके बाद इनके एलिमेंट्स में है कि आप इनकी नेम, जरूरी है कि आप इनके नेम्स भी याद रखो कि हाइट 6 तो हाइड्रोजन है, Li है तो लिथियम है, Na है तो सोडियम है। पहली बात तो आप इनके नेम्स याद रखो, मैंने नेम्स लिखे हैं इसमें हर जगह पर, हर एलिमेंट के नीचे। और उसके साथ साथ मैंने ब्लू हाईलाइट के साथ लिखे हैं कुछ नेम्स। कुछ एलिमेंट्स के नेम जो होते हैं सिंबल लैटिन में होता है जबकि नेम उनका इंग्लिश में होता है। जैसे Na लैटिन में कहते हैं नेट्रियम और इंग्लिश में कहते हैं सोडियम। इसका पोटेशियम है केलियम। तो मैंने कुछ जो येलो येलो कलर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे लैटिन नेम्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के, जिनके हम इंग्लिश नेम ज्यादातर जानते हैं। फिर मैंने कुछ एलिमेंट्स के उर्दू नेम्स भी लिखे हुए हैं ताकि वो आपके लिए बेहतर हो जाए। ये भी स्लाइड जो है वो व्हाट्सएप में मैं 4 बजे आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो ये पूरे प्रोजेक्ट टेबल है कंप्लीट। उसके बाद इनकेस जब लॉकडाउन खत्म होता है, क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, तो फिर हार्ड कॉपी में आपको ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, तो अब आते हैं उसके बाद नेक्स्ट के हमारे पास, मैंने सबसे पहले तो ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया उसको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। उसके बाद कुछ ब्लॉक्स हमारे पास होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो 1A 2A दे आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से 3A से लेकर 8A तक के दे आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सारे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट जो ऊपर की तरफ मौजूद हैं, ये सारे के सारे टी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हीं को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। और नीचे वाले ये एफ ब्लॉक एलिमेंट से नीचे लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज, इन्हीं को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। 4 ब्लॉक्स होते हैं, सेकंड ईयर चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास ये चीज देखनी है कि हर ग्रुप के नाम भी अलग होते हैं। जैसे 1A ग्रुप है, इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बिकॉज ये अल्कली फॉर्म करते हैं। अल्कली मीन्स बेस,
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूंगा स्टूडेंट से, सब यकीनन मुझे सुन रहे हैं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अ बेस? थोड़ा मुश्किल सवाल है, बट ट्राई टू आंसर इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड अ बेस? Okay, if you have any question, if you have any answer, then you can tell me. अल्कली और बेस में क्या फर्क होता है? एनीबडी कैन आंसर? ओके, शायद अल्कली OH आयन रिलीज कर देता है। यस, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, या वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। ओके, वाटर में डिसॉल्व करने पर। ओके, सही है। तो हर वो बेस जो पानी में हल हो जाए तो उसी को हम अल्कली कहते हैं, ठीक है। और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं वो जस्ट बेस कहलाते हैं। तो 1A ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहते हैं, 2A ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं। अर्थ मेटल इसलिए कि जमीन के अंदर से मिनरल की सूरत में उसको निकाला जाता है। 3A ग्रुप को हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, क्योंकि बोरॉन उसका स्टार्टिंग एलिमेंट होता है। 4A ग्रुप को कार्बन फैमिली कहते हैं, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट होता है। 5A ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। अच्छा, 5A ग्रुप का और कोई नाम किसी को पता है? नाइट्रोजन फैमिली के अलावा इसको क्या कहते हैं? What we call 5A group except nitrogen family? Okay, yes, it is. Okay, it is pinktogen. Good, that's good. तो इसको हम पिक्टोक्सिन्स भी कह सकते हैं। यस, तो 5 ग्रुप। अच्छा, 6 ग्रुप को हम ऑक्सीजन फैमिली के अलावा और क्या नाम देते हैं, मुझे ये बताएं। ओके, गुड। सना, अरशद, मारिया, कुलसूम, शकील। नाउ दिस इज नाम नहीं पता, सैमसंग SM920B, ना जाने कौन है ये, तो दिस इज आल्सो। प्लीज नेम शेयर करें अपना। ओके, चैल्कोजिन 6 ग्रुप को हम कहते हैं। ओके, गुड। तो 5 ग्रुप को हम पिंटोजिन भी कहते हैं, 6 ग्रुप को हम चैल्कोजिन्स कहते हैं, 7 ग्रुप को हम कहते हैं हेलोजिन्स। हेलोजिन इसलिए कहते हैं बिकॉज सॉल्ट फॉर्मर होते हैं। 8 ग्रुप को नोबल गैसेस कहते हैं, या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस कहते हैं, जीरो ग्रुप कहते हैं। ये सारे नाम 8 ग्रुप के हैं, जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, 8 ग्रुप वैसे तो रिएक्शन नहीं करते, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। लेकिन 8 ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा एलिमेंट है 8 ग्रुप का जो कि एक्सट्रीम कंडीशन पर रिएक्शन कर सकता है? तो मुझे बताएं कि which element of which noble gas can react in extreme condition? और नॉर्मली वो फ्लोरीन से रिएक्शन करता है एक्सट्रीम कंडीशन पर, तो मुझे बताएगा तो कौन सा नोबल गैस है जो रिएक्शन कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन पर? वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, नो आंसर। यस, ताहा फुरकान, गुड। जीनॉन। तो जीनॉन जो है XE, ये रिएक्शन कर सकता है फ्लोरीन के साथ, जीनॉन फ्लोराइड बना लेता है। ये वाहिद एलिमेंट है 8 ग्रुप का जो कि रिएक्शन करने में फिजिबल होता है। अच्छा, क्यों होता है क्यों पूछे तो दिस इज ड्यू टू इट्स लार्जर साइज, लार्जर साइज की वजह से, हाई एटॉमिक रेडियस की वजह से। अच्छा, ये आप जानते हैं कि जो पीरियड नंबर्स होते हैं, पीरियड नंबर आपको शो करते हैं नंबर ऑफ शेल्स, के शेल कितने हैं। कि अगर कोई एलिमेंट सोडियम है, थर्ड पीरियड का है तो उसके 3 शेल होंगे। पोटेशियम फोर्थ पीरियड के तो 4 शेल होंगे। तो पीरियड नंबर आपको नंबर ऑफ शेल बताता है, और आपको जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी शो किया है, पीरियड नंबर से नंबर ऑफ शेल्स पता लगता है,
तो ग्रुप नंबर आपको बताते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने एलिमेंट। जैसे 1A ग्रुप के एलिमेंट है तो उनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 2A ग्रुप में 2 होंगे, 3A ग्रुप में 3। इनसे इनकी वैलेंसी भी पता लग जाती है। अब चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, वैलेंसी +1 हो जाएगी इन सबकी। इनके 2A ग्रुप है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो वैलेंसी +2 हो जाएगी। बोरॉन फैमिली 3A ग्रुप के एलिमेंट है, +3 वैलेंस हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। कार्बन फैमिली 4A ग्रुप के एलिमेंट्स है, अब 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, 4 दे भी सकते हैं, तो ये इनकी वैलेंसी +-4 होती है। लेकिन 4A ग्रुप के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मतलब लॉस और गेन करने के बजाय शेयरिंग करने पर ज्यादा मतलब फोकस करते हैं कि ये ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं ना कार्बन सिलिकॉन वगैरह, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन के अंदर, कार्बन फैमिली में एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि टिन और लेड, इनकी वैलेंसी 2 होती है, +2 +4 दोनों होती है। किस वजह से, वो कौन सा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इनकी डबल वैलेंसी आती है टिन और लेड की? टिन और लेड की वैलेंसी +4 के अलावा +2 भी होती है। जैसे लेड एसीटेट के अंदर लेड की वैलेंसी +2 है, लेड क्लोराइड के अंदर PbCl2 में लेड की वैलेंसी +2 होती है। ऐसा क्यों? कौन सा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है? चैट में आ रहा हो, बताएं। यस कुलसुम शकील, दैट्स गुड, सबसे पहले आपका आंसर आया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। गुड। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट नेम याद रखें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से टिन और लेड की वैलेंसी मतलब +2 +4 दोनों होती है, ठीक है। अगरचे ट्रांजिशन नहीं है उसके बावजूद ट्रांजिशन एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो 5A ग्रुप की बात करें तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं चुके हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो -3। 6A ग्रुप पे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कंप्लीट करेगा ऑक्टेट 7A ग्रुप। 8A ग्रुप ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए इसकी 0 ग्रुप कहते हैं, 0 बैलेंस ग्रुप। अच्छा, अच्छा यहाँ अगर हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर भी ग्रुप्स के नाम हमारे पास अलग होते हैं ना। जैसे 1B ग्रुप को हम कॉर्नेट मेटल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉर्नेट मेटल इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं, इनसे सिक्के बनाए जाते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताए 8B ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? तो मुझे पता है 8B ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनको क्या नाम दिया जाता है? वेटिंग फॉर द आंसर ऑन चैट। तो लेट्स सी हु विल आंसर फर्स्ट। 8B ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? 8A को तो हम कहते हैं नोबल गैसेस, 8B को क्या नाम देते हैं? रेनी कैटलिस्ट ना, फेरोमैग्नेटिक कैटलिस्ट। असल में दो कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा बता देता हूँ उसको। ओके, ताहा फुरकान, यू नो 8B ग्रुप एलिमेंट्स। ओके, सना अरशद, नाउ गुड, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, गुड। सना अरशद ने सही कहा कि 8B ग्रुप के एलिमेंट्स फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहलाते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। फेरोमैग्नेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं आप जानते हैं, चैप्टर 5 में हमने पढ़ रखा है इसको, कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं। इनमें भी अगर हम इस ग्रुप की बात करें, निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, 8B में 3 कॉलम्स होते हैं। थर्ड कॉलम की बात करें तो ये थर्ड कॉलम वाले जो कैटलिस्ट जो एलिमेंट्स है, निकल, प्लाटिनम, प्लेटियम, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये कहलाते हैं कैटलिस्ट, हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। इनसे हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब इथीन की या इथाइन की हाइड्रोजनेशन करने के लिए, हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनको एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, निकल, पैलेडियम और प्लाटिनम को। इनमें भी एक स्टूडेंट का सवाल आया था, वो सॉरी आंसर आया था, रेनी कैटलिस्ट कह रही थी। तो सिर्फ निकल जो है ना, इस निकल को हम कहते हैं रेनिस कैटलिस्ट, क्योंकि वो सबसे सस्ता साबित होता है ये। तो सिर्फ निकल कहलाता है रेनिस कैटलिस्ट। ओके, दैट्स क्लियर। अच्छा, अच्छा यहाँ पर अगर मैं एक और सवाल आपसे पूछूं कि 2B ग्रुप को भी हम एक नाम देते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप मुझे बताएं 2B ग्रुप को क्या कहते हैं? ये देखते हैं कौन बता सकता है। which what name is given to group 2B elements? I'm waiting for the answer on chat.
ओके ओके, यस तो टा फुरकान उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह नहीं होती हैं। चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ओके नेक्स्ट और कुछ है आंसर आया है। हाँ, सनार्शद कुलसुम शकील, गुड, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दैट्स गुड, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर जो कि रिस्पॉन्स दे रहे हैं आंसर्स के। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आऊँ तो फर्स्ट पीरियड को हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, चूंकि इसमें आई थिंक। और सर रेनी कैटलिस्ट बताइए। ओके सनार्शद, फिर से बता देता हूँ रेनी कैटलिस्ट के बारे में। देखें, मैं ये बता रहा था कि 8B ग्रुप, कंप्लीट 8B ग्रुप को हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिक एलिमेंट्स। Why they are called ferromagnetic elements? Because they can be attracted towards the magnet to a large extent. और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके डी ऑर्बिटल में, दैट्स व्हाई इनको हम फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। इसी 8B ग्रुप एलिमेंट के अंदर यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है, इनको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट, बिकॉज ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। इथीन या इथाइन की जब आपको हाइड्रोजनेशन करनी होती है तो निकल प्लेटियम या प्लेटिनम पर ही उसको हम करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर, NiPt या Pd। अब इसमें जो जस्ट निकल है पहला वाला, इसको हम एक खास नाम देते हैं रेनिस कैटलिस्ट। इनको हम रेनी कैटलिस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ज़्यादा सस्ते साबित होते हैं, चीपर होते हैं इंडस्ट्री में हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को करवाने के लिए। ओके, सो दिस इज रेनी कैटलिस्ट, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ओके, नाउ क्लियर इट इज। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट हम यहाँ पर जो फर्स्ट पीरियड है उसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि इसमें क्या दो ही एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड को हम कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड को हम सेकंड शॉर्ट पीरियड कहते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड को हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसमें टोटल आपके पास जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड को हम फिफ्थ पीरियड को हम सेकंड लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स पीरियड को हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं, जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 18 तो यहाँ होते हैं, बाकी 14 एलिमेंट्स नीचे इन्फिनाइट सीरीज में होते हैं उसको। सेवंथ को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड, अपने बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि जिस वक्त हमारी किताबें, हमारे बुक जो कि काफी ओल्ड है वो लिखी जा रही थी, उस वक्त आखिरी के एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, इस वजह से हम सेवंथ पीरियड को अपने बुक में इनकम्प्लीट पीरियड का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम और डिस्कशन करें और कुछ चीज़ों के बारे में, तो मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, इस रेंज की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप बोरॉन से आप देखें तो मैंने एक डायग्राम खींचा हुआ है S13 तक, और यहाँ पर जर्मेनियम से पोलोनियम तक। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं एरो के अंदर, ये सारे सेमी मेटल्स हैं या मेटालॉइड्स हैं, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। और इन मेटालॉइड रेंज के राइट साइड पर जो ग्रे शेडेड एरिया आपको दिख रहा है कंप्लीट, ग्रे शेडेड में जो भी आ रहे हैं इसमें, तो ये सारे के सारे आपके पास नॉन मेटल्स हैं। और यहाँ पर आपके पास जो व्हाइट में जितने भी लेफ्ट साइड पे जितने भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। एक सिंपल तरीका होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड को चेक करने का इन एनी periodic टेबल के राइट साइड पर आपके पास नॉन मेटल्स हैं, डायगनल्स पर यहाँ पर आपके पास मेटलॉइड्स हैं, और लेफ्ट साइड पर आपके पास सारे मेटल्स मौजूद हैं। अच्छा, सॉलिड लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें, तो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर आपके पास इसमें मेटल्स तो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, सॉलिड्स होते हैं, सवाए मरकरी के। मरकरी और थोड़ा फ्रांशियम मैंने बताया था, ये लिक्विड में स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपसे और करूं, ये भी थोड़ा सा अगर मैं इसका आंसर आपका ले सकूं, डू यू नो कि इन रिसेंट टाइम्स अ गैस इज डिस्कवर्ड विच इज मेटेलिक इन नेचर। एक ऐसा गैस डिस्कवर हुआ जिसका नेचर मेटेलिक था, मतलब वो गुड कंडक्टर था नॉर्मल स्टेट पे ही। मतलब लो प्रेशर रीजन पर तो गैसेस कंडक्ट कर जाते हैं, लेकिन एक गैस ऐसी भी है जो कि नॉर्मल स्टेट पर कंडक्ट करती है। वो कौन सा एलिमेंट है, जानते हैं? Okay, so students, we have a question here. Okay, tell me that gas which is a good conductor of electricity. Okay, any question, any answer from anyone? तुक्का लगाओ मुसलमानों। Okay, Sana Arshad, no. Anyone?
हु नो द आंसर? वो कौन सी गैस है? नो मारिया अरशद, कार्बन इज नॉट अ गैस. कार्बन मेनली एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट. ऑक्सीजन गुड कंडक्टर नहीं होती, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होती है. मैग्नेट को कंडक्ट कर सकती है लेकिन गुड कंडक्टर नहीं होती. नेक्स्ट वन. ओके, मैं नेम शेयर कर रहा हूँ चैट पर. तो दिस इज कॉपरनेशियम. तो कॉपरनेशियम एक ऐसी गैस है जो कि करंट कंडक्ट कर सकती है नॉर्मल कंडीशन पर भी, लेकिन ये बहुत थोड़े मिकदार में उसको बनाया गया. आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो रिसेंट टाइम्स में उसको डिस्कवर किया गया. जस्ट फॉर अ फैक्ट यू नो अबाउट दिस थिंग. अच्छा, नेक्स्ट बच्चों के, अब इसमें मैं बता रहा था कि सारे के सारे ही जो है वो सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स. मरकरी जो है वो लिक्विड है. बाकी हाइड्रोजन एक गैस है यहाँ पर. मेटल तो नहीं, अगर नॉन मेटल है हाइड्रोजन, ठीक है. तो बाकी कॉपरनेशियम के बारे में मैंने आपको बताया. मेटलॉइड सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं. अगर हम नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने ब्रोमीन लिखा है, तो ब्रोमीन वाहिद नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है. अब बाकी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया यहाँ पर कि कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो नॉन मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में हमारे पास होते हैं. तो मेटल्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह के स्टेट एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है. सो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल के बारे में, अबाउट सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसको किस तरह से याद किया जाए और उससे कौन सी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल देन यू कैन आस्क टू मी राइट नाउ. 1:50 हो रहे हैं, लेक्चर हमारा जस्ट खत्म होने वाला है 5 मिनट्स के अंदर. तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फ्री टू आस्क. 5 मिनट्स हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा. यहाँ पर आज मुझे इन्हीं चार सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था. काफ़ी सारी चीज़ें आज डिस्कस की हमने. Students, if you have any question, you can ask freely. Okay, if you have no question, then write on the comments. मतलब आप उसमें चैट पर लिख दें. You have no questions. ये सब चीज़ें क्लियर है. ओके, शहजाद क्लियर है. नो क्वेश्चन फ्रॉम शहरियार. नेक्स्ट. हमारे अरशद ओके क्लियर. सना अरशद नो क्वेश्चंस ओके. कुसुम ओके. सैफ क्लियर ओके. ओके, रिबा इकबाल दैट्स गुड. यू हैव नो क्वेश्चन एज वेल. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने काफ़ी चीज़ें उसमें आपने सीखी होंगी, जानी होंगी. जस्ताहा का एक सवाल आया है प्राइवेटली. आपने पूछा है कि हाउ मेनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर देयर इन पीरियोडिक टेबल. सो वी हैव टू काउंट नाउ ना. तो इसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा. देखें सॉलिड्स. अच्छा, मारिया अरशद ने सर पीरियोडिक टेबल से एमकेट में क्वेश्चंस आते हैं. एक्चुअली अभी जो है वो मैं यहाँ पर आपको मारिया अरशद से मैं आंसर दे रहा हूँ कि अभी मैंने चूंकि इंट्रोडक्शन आपको जस्ट बताया ना, तो वो मैं इस हवाले से, अब इसमें सैमकेट में क्या चीज़ आ सकती है, नॉर्मली जर्नल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आज की जा सकती हैं. इस प्रोडक्ट टेबल से आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स हो सकते हैं, ग्रुप नंबर्स हो सकते हैं, ये इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. क्योंकि मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बताया ना कि क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन होती है ना, इसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है. विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप इन लेक्चर्स को बिल्कुल भी आप आगे जाकर कवर नहीं कर पाएंगे. डेट्स वाई आज के लेक्चर का मेन मकसद था. इसलिए मैंने अभी पास पेपर आपसे शेयर नहीं किया कि पास पेपर में से कौन से क्वेश्चन अपेयर हुए हैं. अभी जस्ट मैं आपसे असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो आप उसको बनाइएगा. वो पास पेपर से लिए गए होते हैं असाइनमेंट, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको कितनी ये समझ में आ रही है. उसको हम डीपीपी कहते हैं. डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ओके, दैट्स गुड.
अच्छा ताहा फुरकान, आपने जो बताया तो आपके आंसर मैं इस तरह से देना चाहूंगा कि आप इसमें देखिए सॉलिड्स तो बहुत सारे हैं, मेटल्स तो बहुत, सॉलिड्स तो बहुत सारे हैं, आप लिक्विड्स और गैसेस गिने, लिक्विड सिर्फ दो हैं, ब्रोमीन है और मरकरी है, दो हैं। अगर आप फ्रांशियम को भी ले लें तो तीन हो जाएंगे, ठीक है, दो या तीन बस। सॉलिड्स की बात की, अच्छा अगर हम बात करें गैसेस की बात करें, तो गैसेस में यहाँ पर नोबल गैसेस 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फ्लोरीन 7, देन 8, देन 9, देन 10, ठीक है। तो ये आपके पास 10 और हाइड्रोजन एक 11, 11 गैसेस यहाँ पर आपको ले रहे हैं। अगर आप कॉपरनेशियम को भी मिला लें तो 12 गैसेस हो जाएंगे टोटल आपके पास, ठीक है। बाकी जितने भी बच गए हैं वो आप 118 से माइनस कर दें तो वो सारे आपके पास मेटल्स आ जाएंगे, ओके। ये मुझे मेमोराइज तो नहीं था जिस मैंने आपको बताया, ठीक है, आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो हाँ, दैट्स क्लियर। ओके गुड। नाउ कल कौन सी क्लास है? तो अभी देखें फिलहाल, अभी तो आज तो केमिस्ट्री क्लास हुई है डेमोन्स्ट्रेशन की, कल भी हमारी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास चलेगी। कल जो है वो इंग्लिश की क्लास होगी आपकी, सेम टाइमिंग जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। आज की इंग्लिश की क्लास होगी, इसमें इंग्लिश की चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, अबाउट पेपर पैटर्न एंड अबाउट फ्यू इनिशियल टॉपिक्स वगैरह ना, फंक्शन इंग्लिश के। उसके बाद देन आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, आफ्टर दैट जो है वो बायोलॉजी एंड मैथ्स, इन सब की जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास एक वीक चलेगी। देन उसके बाद हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एनी मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स है? तो कल की क्लास भी सेम इसी टाइमिंग पर जो है वो इंशाल्लाह 2 से 4 बजे तक होगी, और वो क्लास जो है वो आपकी इंग्लिश की होगी, फंक्शनल इंग्लिश की, जो एप्टीट्यूड की इंग्लिश होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कल जब आप लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो सूरत में आज जो असाइनमेंट आपको दूंगा तो वो कल आप सबमिट कराएंगे, प्रोसेस मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप पर बता दूंगा, ठीक है। ओके, सो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर मीटिंग को स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, आपको अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, अल्लाह ने के बाद।